नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये चैप्टर किस बारे में है? ये चैप्टर है हमारा चांसेस के बारे में, है ना। हम जैसे कि कोई घटना हो रही है तो हम जानना चाहते हैं कि उस घटना के होने के चांस क्या हैं। जैसे आपने देखा कि बादल है, थोड़े थोड़े बादल हो रहे हैं, हो सकता है कि बारिश हो जाए, हो सकता है बारिश ना हो। तो कुछ कई लोग ये कहते हैं कि आज ना बारिश होने की चांस ज्यादा है, या आज बारिश होने के चांस कम है। या कल क्रिकेट मैच चल रहा है तो लोग कहते हैं कि भाई आज इंडिया के जीतने के चांस ज्यादा है या इंडिया के जीतने के चांस कम है। तो ये जो चांस है या जो संभावना है, या कोई घटना हो सकती है नहीं हो सकती है, इसको कैसे नापा जाए, क्या इसको भी किसी तरीके से मेजर किया जा सकता है? तो वही हमारा आज का टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी। इसको डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग क्या करो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक ये है t.me/सत्य शिक्षा 910। ओके, कक्षा 9-10 के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वो पीपीटी पीडीएफ वगैरह आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, चलो ये काम जरूर कर लेना ध्यान से। आगे डिस्कस करते हैं और जानते हैं प्रायिकता के बारे में। क्या है प्रायिकता, या क्या है संभावना या संभाव्यता? ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी। तो देखो, यही हमारी प्रोबेबिलिटी के बारे में, जैसा मैंने पहले थोड़ा डिस्कस भी किया था, वो ये है कि कोई घटना मान लो होने वाली है, उसको मैथमेटिकली कैसे मेजर किया जाए, या उसके होने के चांस को मैथमेटिकली कैसे मेजर किया जाए, उसको गणितीय रूप से कैसे गिना जाए। जैसे कि काले काले बादल आए हैं और लग रहा है कि बस अब बरसे कि कब बरसे, तो लोग कई बार बोल देते हैं कि 90% चांस है कि आज बारिश होगी। ठीक है, या लग रहा है कि दूर दूर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, तो लोग बोल देते हैं कि भाई 2-4% चांस है कि बारिश नहीं होगी। ओके, या आपका पेपर अच्छा गया या बुरा गया, उसके आधार पे आप बोलते हो कि भाई अच्छा गया तो 99% चांस है कि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा उस चीज के अंदर जो भी आप एग्जाम दे रहे हो। बुरा गया तो बोल देते हो कि भाई सिलेक्शन होने के चांस कम है। अब इनको नापा कैसे जाए? तो नापने के कुछ तरीके हैं प्रोबेबिलिटी को, इन संभावनाओं को, और उसमें से एक तरीका हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक प्रायोगिक दृष्टिकोण। ठीक है, दो तरीके होते हैं, क्लास आप 9th में पढ़ोगे जो ये क्लास है, और दूसरा तरीका क्लास 10th का होता है। ठीक है, क्लास 9th में हम पूरा एक्सपेरिमेंट पर आधारित प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि कोई सिक्का हमने उछाला, हम जानना चाहते हैं कि उसके हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम सिक्के को 100 बार उछाल लो, और 100 बार उछालने पर मान लेते हैं कि 40 बार हेड आया और 60 बार टेल आया, तो उससे हम हेड और टेल, अगली बार जब हम 101 बार उछालेंगे तो उससे उसके हेड और टेल आने की प्रायिकता इस एक्सपेरिमेंट से निकाली जाएगी। ओके, तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी? हमारी अप्रोच रहेगी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ओके, तो चलो कुछ एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। जैसे हम एक प्रयोग आपका ये है, कभी करके देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रयोग है। एक सिक्का लीजिए, उसे 20 बार उछालिए। ठीक है, सिक्का लो, 20 बार उछालो, और देखिए कि कितनी बार चित आता है और कितनी बार पट आता है। और अपने प्रेक्षण को निम्नलिखित सारणी में लिखिए। ये सारणी इस तरीके से बना लो आप, है ना। और 20 बार उछाला, और जितनी बार भी चित आए, जितनी बार भी पट आए, उनको यहाँ पे लिख लो। हो सकता है कि किसी का 9 बार चित आए, 11 बार पट आए, किसी का 12 बार चित आए, 8 बार पट आए, किसी का 8 बार चित आए, 12 बार पट आए, और बहुत ही कम चांस है इस बात के कि किसी के जो है हर बार चित ही चित आता रहे, है ना। और फिर क्या करो, आप जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर क्या करो,
चित आने की संख्या, तो जो यहाँ पर जो भी आपने नंबर लिखा है, जितनी बार भी चित आया है वो, और उसको डिवाइड कर लो किससे, अगर 20 बार उछाल रहे हो तो 20 से डिवाइड कर लो। आपका मन करे 30 बार उछाला है तो 30 बार उछाल लेना, ठीक है। इसी तरीके से ये जो अनुपात है, ये जो भिन्न है, इसको कैलकुलेट कर लेना, और ऐसी पट वाले की कैलकुलेट कर लेना। तो आप ये देखोगे कि ये जो है आपकी 0.5 के आसपास आएगी। अगर आपका सिक्का अच्छा है, मतलब उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, तो ये लगभग 0.5 के आसपास आएगी। हो सकता है कि किसी की 0.4 आई ये वाली और ये 0.6 आई, या ये भी हो सकता है कि किसी की 0.38 आ जाए और यहां पर कितना है 0.52 आ जाए, नहीं 6.2 आ जाए, या किसी की जो है वो 0.3 आ जाए और ये वाला 0.7 आ जाए। ये जो अनुपात आप निकाल रहे हो, ये चित कितनी बार आया है डिवाइड बाय कितनी बार आपने सिक्के को उछाला है, ये अनुपात, ठीक है। ये अभी आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि ये 0.5 के आसपास ही आएगा। इसका भी लगभग 0.5 के आसपास आएगा, इसका भी लगभग 0.5 के आसपास आएगा। जितनी ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी ज्यादा बार 0.5 के आसपास आपको ये मिलेगा। जितना कम एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा गड़बड़ मिलेगी, ओके। और अगर मान लो सिक्के में गड़बड़ ना हो, ये तब की बात है। अगर सिक्का गड़बड़ है, मान लीजिए सिक्का खोटा है, उसमें किसी ने कुछ ऐसी सेटिंग कर रखी है कि उससे हेड ज्यादा आता है, टेल कम आता है, तो इस तरह की परिणाम आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो कभी ये समय निकालकर ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखना, ओके। चलो, ऐसी एक और एक्सपेरिमेंट देखो, ये क्लास में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आप क्या करो, आप अपनी कक्षा को 2 या 3 विद्यार्थियों के वर्गों में बांट दो, ठीक है। मान लेते हैं कक्षा में आपके 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों को अगर 2-2 में भी बांटोगे तो 15 ग्रुप आपके पास आ जाएंगे, या 3-3 में बांटोगे तो 10 ग्रुप आपके पास आ जाएंगे। अब हर ग्रुप क्या करे, हर ग्रुप ये करे, मान लीजिए प्रत्येक वर्ग का एक विद्यार्थी सिक्के को 15 बार उछालता है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका ग्रुप बना, उसमें आप हैं और आपका एक दोस्त है, तो आप क्या करो, सिक्के को 15 बार उछालो, और आपका दोस्त क्या करेगा, प्रत्येक वर्ग के अन्य विद्यार्थी को चाहिए कि वे चित्त और पट आने के प्रेक्षणों को लिखता जाए। आपका दोस्त से नोट करेगा कि कितनी बार हेड आया है और कितनी बार टेल आया, ओके। अब श्याम पट पर निम्नलिखित सारणी की तरह एक सारणी बना लीजिए। ऐसे करके आप टेबल बना लो, यहाँ पे जो है वर्गों के नाम लिख लो। जैसे मान लीजिए पहला ग्रुप आपका है, दूसरा ग्रुप कोई और है, फिर तीसरा ग्रुप कोई और है, फिर चौथा ग्रुप कोई और है, ऐसे करके चलता जाएगा। 10 ग्रुप बन जाएंगे या फिर 15 ग्रुप बन जाएंगे, जैसे भी जितने भी आपकी क्लास में बच्चे हैं उसके हिसाब से ये बनता जाएगा। फिर क्या करो, मान लेते हैं कि पहले ग्रुप ने जो है सिक्का उछाला, उनका 3 बार तो चिता आया और 12 बार पट आया, ओके। फिर आप क्या करो, फिर आप ये वाली चीज कैलकुलेट करो। ये वाली चीज क्या है, चितों की संचयी संख्या डिवाइड बाय सिक्का उछालने की कुल संख्या। मतलब मान लीजिए पहले ग्रुप ने सिक्का उछाला तो कितनी बार चिता आया, 3 बार चिता आया, और कितनी बार टोटल सिक्का उछाला गया है, सिक्का उछाला गया 15 बार, है ना। तो 3/15 ऐसे लिख लो। इसी तरीके से पटों की संचयी संख्या और डिवाइड बाय सिक्का उछालने की कुल संख्या। अब यहाँ पे संचयी का मतलब क्या है वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। तो पट आपका क्या है, माफ करना, यहाँ पर आपका पट कितने हैं, 12 आए हैं, यहाँ पर 12 है, ओके। ये 3 नहीं है, ये 12 है, ऐसे लिख लो। अगली बार फिर दूसरे ग्रुप ने सिक्का उछाला, उसका पता लगा कि चित्त 7 बार आया है, पट 8 बार आया है। अब चित्त टोटल कितने हो गए, 3 बार पहले आए थे, 7 बार अब आए हैं, तो टोटल चित्त आपके कितने हो गए, 7 और 3 10। और सिक्का कितनी बार उछाला जा चुका है, 15 बार वर्ग 1 ने उछाला और 15 बार वर्ग 2 ने उछाला।
तो सिक्का इतनी बार उछाला गया, 15 + 15। ओके, तो हमें ये इसीलिए यहाँ पे संचय लिखा है। हम एक ग्रुप का नहीं कैलकुलेट कर रहे कि इस ग्रुप के लिए अलग कैलकुलेट करा, इसके लिए अलग कैलकुलेट करा, नहीं, हम हर ग्रुप वालों को जोड़ते जा रहे हैं एक एक करके, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो 10/3 आई, ये नंबर 10/30 आया। और पट का निकालना है, तो देखो पट 12 बार तो इनके में आया था और 8 बार इनके में आया था, तो 12 और 8 टोटल यहाँ पे आ जाएगा 20, और ये 15 और 15 ये 30 आ जाएगा। फिर तीसरे ग्रुप ने सिक्का उछाला, पता लगा कि इनका भी 7 बार हेड आया है और 8 बार टेल आया है। तो अब हेड कितनी बार आ चुका है, अब हेड आपका इतनी बार आ चुका है ना। 10 बार पहले आया था, 7 बार अब आ गया, 10 बार पहले आया था, 7 बार अब आ गया। और सिक्का कितनी बार उछाला जा चुका है, तो सिक्का पहले 30 बार उछाला जा चुका था और 15 बार और उछाल दिया, है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा 15 + 30। 15 ग्रुप नंबर 3 का और 30 ग्रुप नंबर 1 और 2 ने उछाला था उसके लिए। इसको सॉल्व कर लिया, 17/45 आ गया। ये कि एक्सपेरिमेंट किया गया है, जरूरी नहीं है कि रिजल्ट यही रहे। आप अपनी क्लास में एक्सपेरिमेंट करो तो रिजल्ट कुछ और भी आएगा। ओके, ये नंबर बदल सकते हैं एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। इसी तरीके से जो पट है 20 बार पहले आ चुका था, 8 बार अब आ गया है, और सिक्का उछाला गया है 30 बार पहले उछाल लिया था, 15 बार अब उछाल दिया है, तो ये 28/45 आ गया। ओके, इस तरीके से आप करते चले जाओ। अब इस तरीके से जब आप करते चले जाओगे तो ये देखोगे कि देखो यहाँ पे जो रेशो है, यहाँ पे रेशो करीब करीब कितना है, जब सिर्फ एक ग्रुप ने सिक्का उछाला है तो ये है आपका 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 0.2 है ये, है ना, 0.2 है ये। और ये आपका 0.3 है, ये 0.2 एग्जैक्टली है। फिर इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे, तो 45 दूनी 90, 135, और 135 दूनी फिर 140, और ये 0.5 के आसपास आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी लगभग 0.5 के आसपास है। तो जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये आपका 0.5 की तरफ ही बढ़ता चला जाएगा, 0.2, 0.3, फिर ये कुछ आ जाएगा, और ये आपका 0.8 है, ये आपका 0 से 0, 3 से ये आपका 0.666 आता चला जाएगा, है ना। तो ये वाला भी जो वैल्यू है ये भी लगभग 0.5 के आसपास आती जाएगी, और ये भी लगभग जो है 0.5 के आसपास ही आती जाएगी। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में एक बात ध्यान रखनी है कि सिक्का आपको वही उछालना है, ऐसा नहीं कि ये वाला ग्रुप कोई और सिक्का उछाल रहा है, ये वाला ग्रुप कोई और सिक्का उछाल रहा है, तो सिक्के में गड़बड़ हो सकती है। ओके, सिक्का ऐसा लेना जो फेयर सिक्का हो और पूरी क्लास उसी को यूज करे। तो ये एक्सपेरिमेंट बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट है, करके देखना। ये एक्सपेरिमेंट आपको कई चीजें सिखाता है, जैसे आपके ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुप बनाना सिखा रहा है आपको। इसके अलावा कैसे आपको अपने दोस्त के साथ कोऑर्डिनेशन करना है वो आपको सिखा रहा है। एक उछाल रहा है, दूसरा उसको नोट कर रहा है, एक उछाल रहा है, दूसरा उसको नोट कर रहा है, तीसरा फिर एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहा है। जरूर इसको करके देखिएगा, अगर पॉसिबल हो पाए तो। चलो, ऐसे ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है। एक पासे को 20 बार फेंकिए। पासा ये इस तरीके का जो हम लूडो के साथ लूडो में खेलते हैं, और पासे पर जो संख्या जैसे 1 2 3 4 5 है जितनी बार आती है उसे लिखते जाइए। ओके, 20 बार उछालना है, और उस पे नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। और प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए जैसा कि सारणी में दिया है, इसमें आप लिख लेना अपने हिसाब से। ओके, फिर कहा है निम्नलिखित भिन्नों के मान ज्ञात करो। पासे पर 1 के आने की संख्या डिवाइड बाय पासा फेंकने की कुल संख्या। पासा फेंकने की कुल संख्या है 20, और 1 कितनी बार आया है 20 में से वो आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। इसी तरीके से
पासे पर 2 के आने की संख्या, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसको भी भाग कर लेना 20 से, है ना, उसको भी आप जो है 20 से भाग कर लेना। इसी तरीके से पासे पर 3 के आने की कुल संख्या जो आप यहाँ पे लिखोगे उसको भी 20 से भाग करना, और करते 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 पासे पर 6 के आने की संख्या, 6 कितनी बार आया है 20 में से, इसको लिख लेना, ठीक है ना। और आप ये देखोगे कि ये जो सारी वैल्यू आ रही है ये लगभग 1/6 के आसपास आ रही है। किसके? 1/6 के, यानी कि 1/6 कितना होता है? 1/6 आपका ये होता है, पॉइंट लगाया, 6 एकम 6, 4 0 और 6 6 36, और फिर 4 0 6 6 36, ऐसे 0.1666 के आसपास ये वैल्यू लगभग आती रहेंगी। इसी तरीके से लगभग ये भी 0.16 के आसपास आती रहेगी, ये चलता जाएगा आगे आगे। और जरूरी नहीं कि आप 20 बार ही एक्सपेरिमेंट करो, आप 30 बार कर लो, आपका मन करे तो, मन करे तो 40 बार एक्सपेरिमेंट करो। जितनी बार ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी ज्यादा बार ये जो रेशो आपका आ रहा है ये 1/6 यानी कि 0.16 बार के बराबर आता जाएगा, उसके नजदीक आता जाएगा। ओके, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, करके जरूर देखिएगा। एक और चौथा एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या करो, 2 सिक्कों को एक साथ 10 बार उछालिए, ठीक है, 2 सिक्के लो, उनको एक साथ उछालो, और कितनी बार उछालो? 10 बार उछालो, नहीं माफ करना, 10 नहीं 20 बार उछालो। यहाँ पे 20 बार है तो आप 20 बार उछालो, और अपने प्रेक्षण को नीचे देखिए सारणी के रूप में लिख लो। जब आप 2 सिक्के उछालोगे तो हो सकता है कि एक बार भी चित ना आए, तो ऐसा कितनी बार हुआ है वो यहाँ पे लिख लेना। हो सकता है कि एक बार चित आए और एक बार पट आ जाए, तो ऐसा कितनी बार हुआ है वो यहाँ पे लिख लेना। और हो सकता है कि दोनों बार ही चित आ जाए, तो वो ऐसा जितनी बार हुआ है वो यहाँ पे लिख लेना। तो ऐसे करके आपकी टेबल बन गई, और उसमें ये चीजें कैलकुलेट करना, चित ना आने की संख्या डिवाइड बाय दोनों सिक्कों को, 2 सिक्कों को उछालने की कुल संख्या, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आप लिखोगे वो डिवाइड बाय 20। इसी तरीके से एक चित आने की संख्या, तो एक चित आने की संख्या वो यहाँ पर जो नंबर लिखोगे वो, और डिवाइड बाय 20। ऐसे तीसरा 2 चित आने की संख्या, तो वो आपका जो भी यहाँ पे लिखोगे वो ये नंबर, और उसको 20 से भाग कर ले, तो आपको कुछ नंबर मिलेंगे। और आप ये देखोगे कि वो जो नंबर है, ये एक चित ना आने की संख्या ये लगभग ये 0.25 के आसपास आएगी, करके देखना आप, है ना। और ये 2 चित आने की संख्या ये भी लगभग 0.25 के आसपास आएगी, और जब आप एक चित आने की संख्या ये लगभग 0.5 के आसपास आएगी। जरूरी है 0.5 भी आए, 0.4 भी आ सकती है, 0.45 भी आ सकती है, और ये वाली 0.25 ना कर 0.2 भी आ सकती है, 0.22 भी आ सकती है। ओके, पर लगभग आपको ये वाले मान दिखाई देंगे। और जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट में जो नंबर है उनको बढ़ा दोगे उतना ज्यादा ये नंबर इन नंबरों के नजदीक आते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो आप नंबर यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, वो होगी उस घटना की प्रायिकता। जैसे हमने घटना, इसको नाम घटना बी दिया है, घटना बी क्या है? घटना बी की प्रायिकता एक चित आ जाए, है ना। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू कैलकुलेट करी है उसको हम कहेंगे एक चित आने की प्रायिकता। इसी तरीके से जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है
उससे जो आपकी ये वैल्यू आई है उसको हम कहेंगे एक भी चित ना आने की प्रायिकता। ओके, चलो, तो यहीं से हमारी शुरुआत होती है किसकी, प्रोबेबिलिटी की, जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है उसकी, प्रायोगिक प्रायिकता। प्रायिकता अगर हमें किसी घटना की निकालनी है प्रायोगिक तरीके से तो क्या करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराएंगे, 1000 बार, 500 बार, या जितना भी संभव हो पाए उतना ज्यादा से ज्यादा बार। और उसके अंदर कितनी बार वो घटना घटी है वो डिवाइड बाय कितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट करा है वो, इनको भाग, ये आप भिन्न निकाल लेना, है ना, तो वो आपके पास उस घटना के होने की प्रायिकता आ जाएगी। जैसे पीछे अब तक करते क्या आ रहे थे, ये तो करते आ रहे थे। अगर मुझे ये पता करना है कि चित्त ना आने की प्रायिकता क्या है, तो चित्त कितनी बार नहीं आया डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंट आपने कितनी बार किया, 2 सिक्कों को उछालने की कुल संख्या, कितनी बार आपने सिक्कों को उछाला। यही इसकी परिभाषा है कि कोई घटना ई है उसकी प्रायिकता क्या है। इसको हम दर्शाते हैं पी से, कि कोई घटना ई है, इवेंट ई है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है या जिसमें घटना ई घटी है। ओके, हमने जो एक्सपेरिमेंट करे हैं उनमें घटना ई घटी होगी कुछ में और कुछ में नहीं घटी होगी, तो जितनों में घटी है वो डिवाइड बाय अभिप्रयोगों की कुल संख्या। जितनी बार आपने अभिप्रयोग करे हैं, ट्रायल किया है, जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो नीचे लिख लेना, तो उससे आपके पास घटना ई के घटने की प्रायिकता आसानी से आ जाएगी। तो ये हमारा घटना ई के घटने की प्रायिकता निकालनी, ये इसका सूत्र है, याद रखना। इसके ऊपर आधारित हम सवाल करेंगे। जैसे सवाल देखो, एक सवाल ये कहा है एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। एक सिक्के को 1000 बार उछाला और क्या हमें रिजल्ट मिला कि चित आया है 450 बार, पट आया है 550 बार। अब कहा है प्रत्येक घटना की प्रायिकता की गणना करो। कैसे करेंगे, देखो चित यानी कि है, तो चित आने की प्रायिकता, या चाहो तो चित भी लिख लो, ये कितनी आएगी, चित कितनी बार आया है 450 बार, और प्रयोग कितनी बार किया है 1000 बार। ये इससे कैंसिल आउट, 100 से भाग करेंगे तो 0.45 आ जाएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी किसकी, पट आने की, तो वो कितना है 550, और प्रयोग करा है 1000 बार। ये 0 से 0 गया, 55 को 100 से भाग करा 0.55, ये आ गया, है ना। अच्छा, आप एक बात और नोटिस करो कि जो भी आप प्रायिकताएं निकालोगे इसके अंदर ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आएंगी, है ना। ये प्रायिकता क्या होगी, 0 और 1 के बीच में आएगी, 0 से छोटी नहीं हो सकती यानी नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पे ये 2 बातें और नोटिस करना कि जो किसी भी घटना की प्रायिकता ई है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। इसके ऊपर कभी कभी सवाल आ जाता है। ओके, और दूसरा कि ये जो आपने प्रयोग करे हैं कि चित आया है उसकी प्रायिकता निकाली, पट आया है उसकी प्रायिकता निकाली, अगर आप इन्हें जोड़ दोगे तो हमेशा 1 आएगा, है ना। करके देख लो, चित आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता, इनको हम जोड़ते हैं तो कितना आया 0.45 प्लस 0.55। तो जोड़ेंगे कैसे, ये 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, और ये यहाँ पे 1 आ गया। इस तरह के एक्सपेरिमेंट में जो भी घटनाएं आपकी हो रही हैं उनको जोड़ोगे हमेशा 1 ही निकल कर आएगा। ठीक है जी, चलो एक और एक्सपेरिमेंट देखो। 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाला जाता है। इस बार 2 सिक्के लिए हैं और कितनी बार उछाला है 500 बार,
और हमें ये परिणाम मिलता है कि 2 चित आए हैं 115 बार, 1 चित आया है 270 बार, और कोई चित नहीं आया है वो 115 बार। ठीक है ना, 115 बार आपका कोई भी चित नहीं आया। निम्न में से प्रत्येक घटना की घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कर। हर एक की घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 चित, तो वो कितनी हो जाएगी, 115 बार 2 चित आए हैं और एक्सपेरिमेंट करा है 500 बार, डिवाइड बाय 500, है ना। अब चाहो तो 500 से इसको भाग कर लो, लेकिन थोड़ा मुझे अच्छा तरीका ये लगता है, मैं 500 से भाग नहीं करूंगा, मुझे ना 1000 से गुणा करना ज्यादा आसान लगता है, सॉरी 1000 से भाग करना ज्यादा आसान लगता है। तो नीचे 1000 बनाने के लिए मैंने 2 से गुणा कर दी, और 2 से नीचे गुणा करिए तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी। 115 का 2 गुना 230, और 500 का 2 गुना 1000, ये 0 से 0 कट गया, 23 को 100 से भाग करेंगे तो 0.23, ये उत्तर आ गया, है ना। इसी तरीके से एक चित आने की प्रायिकता, तो वो आ जाएगी 270 डिवाइड बाय 500, है ना। तो इसको भी वही ऊपर नीचे 2 से गुणा, 27 दूनी 54, 540 डिवाइड बाय 1000, ये से कैंसिल, 54 को 100 से भाग करा 0.54, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो ऐसी तीसरा निकाल लेना, तो वो भी चूंकि बराबर इनके नंबर है तो प्रायिकता ही बराबर आएगी 0.23। तो प्रायिकता किसकी, कोई चित नहीं, कोई चित नहीं, इसकी भी कितनी आएगी 0.23, मैं सीधा लिख दिया। अच्छा, अब आप एक देखो, अगर इन तीनों नंबरों को जोड़ोगे, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, तो जोड़ने पर हमेशा 1 आएगा, करके देख लो। 0.23, 0.23 और 0.54, तो 3 और 3 6 और 4 10 की 0, हासिल लगी 1, एक और 2 3 और 3 3 और 2 5 और 5 10 की 0, हासिल लगी 1, और ये 1 का 1, है ना। ये आप वेरीफाई आसानी से कर सकते हो। चलो इसी तरह एक सवाल और देखते हैं। कहा एक पासे को 1000 बार फेंका जाता है, निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। 1000 बार फेंका गया पासे को, हमें ये परिणाम मिले। कहा है प्रत्येक परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 1000 बार जब फेंक रहे हैं तो 1 आए 176 बार, 2 आए 147 बार, 3 154 बार, 4 152 बार, 5 इतनी बार, 6 इतनी बार। तो चलो इसकी प्रायिकता निकालते हैं। 1 के आने की प्रायिकता, तो 1 आया है 176 बार, और एक्सपेरिमेंट कितनी बार करा है, वो 1000 बार करा है, तो डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा आपका 0.176। इसी तरीके से 2 के आने की प्रायिकता, तो वो ये आ जाएगी, तो मैं सीधा लिख देता हूं 0.147। इसी तरह 3 के आने की प्रायिकता 0.154, और लास्ट में करते करते 6 के आने की प्रायिकता 0.193, है ना। तो ये आपका उत्तर आ गया। कितना आसान सवाल है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और करते हैं। इसमें कहा है टेलीफोन निर्देशिका के पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर थे। देखो पहले क्या होता था कि अभी तो खैर फोन आ गए हैं, तो फोन में हम लोग अपने आसपास के लोगों के नाम सेव करके रखते हैं, लेकिन पहले पहले जो टेलीफोन आए थे शुरू में, तो बहुत कम लोगों के पास जो है वो फोन हुआ करता था, घर पे रखते थे, उसमें वायर लगा रहता था। तो क्या होता था कि जहाँ पे जगह जगह एसटीडी बूथ बने रहते थे, उन बूथ में फोन रखा रहता था, उसमें आप पैसे डालो और बात कर सकते हो। लेकिन अब हमें जिससे बात करनी है तो कई बार उन लोगों के नंबर नहीं होते थे, तो उनके नंबर कैसे पता किए जाएं। तो कई बार लोग क्या करते थे या कंपनियां क्या करती थी, उस बूथ के अंदर या और जगहों पे टेलीफोन की डायरेक्टरी रख दिया करती थी। उसमें उस शहर के आसपास के जो तमाम बड़े बड़े संस्थान हैं जिनके पास टेलीफोन है, बड़े बड़े लोग हैं,
जो अपना नंबर पब्लिक करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके नाम और नंबर लिखे रहते थे। तो वही है टेलीफोन निर्देशिका, यानी एक ऐसी किताब जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के टेलीफोन नंबर और उनके नाम लिखे रहते थे। कहा इसके एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर थे। उनके इकाई स्थान पर अंक का बारंबारता बंटन तालिका में दिया गया है। ठीक है, हमने ये देखा कि जो नंबर लिखे हैं उनका जो इकाई का अंक है वो क्या आ रहा है। तो पता लगा कि अंक 0 जो है 18 नंबरों में आया है लास्ट में। देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है। उदाहरण के लिए संख्या, ये आपका किसी का टेलीफोन नंबर है, मैं इकाई का स्थानांक 5 है यानी आखिरी वाला नंबर, तो आखिरी नंबर इसके अंदर 5 है। तो हमने देखा कि भाई कितने ऐसे टेलीफोन नंबर है जिनमें आखिर में 5 आ रहा है। तो आखिर में 5 आ रहा है, 14 नंबर मिले हमें ऐसे। कितने ऐसे नंबर हैं जिनके आखिर में 1 आ रहा है, तो 22 नंबर मिले। कितने ऐसे नंबर इनमें आखिर में 2 आ रहा है, 18 नंबर मिले। इस तरीके से पूरी हमने टेबल बना ली। पूछा क्या है, अब हमें क्या करना है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कोई आपके नंबर दिया गया है, अगर आप आंख मीच कर कोई नंबर चुनोगे जैसे, तो उसके आखिर में 5 आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, सवाल ये है कि अगर आप रैंडमली कोई नंबर उस पेज से चुनोगे तो 5 के आने की प्रायिकता क्या है ना। तो 5 कितनी बार आ रहा है पेज पर, तो 5 जो है आपका 14 बार आ रहा है। डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर हैं, 200 नंबर हैं, तो डिवाइड बाय 200, बस ऐसे करना है। तो भले यहाँ पे चाहे 5 पूछे, 6 पूछे, 10 या 9 पूछे, आसानी से निकाल दोगे। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लो। ये आपका 7 बार, तो 7/100 यानी 0.07, ये आंसर आ गया। इस बात के चांस 0.07 है कि अगर आप उस पेज से कोई टेलीफोन नंबर उठाओगे तो उसके आखिर में 5 है। ठीक है, चलो अगला देखो। इसमें कहा एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले लगातार 150 दिनों में से इसके मौसम पूर्वानुमान 125 बार सही थे। मौसम की भविष्यवाणी हो रही है, तो ये पता लगा कि भाई जो भविष्यवाणी मौसम की करते हैं 150 बार उन्होंने भविष्यवाणी करी और 125 बार उनकी भविष्यवाणी सही निकली। अब पूछा क्या है, किसी दिए गए दिन यह सही होने की प्रायिकता क्या है। मान लेते हैं एक दिन और उन्होंने 151वें दिन भविष्यवाणी करी, तो 151वें दिन है ना, उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सही भविष्यवाणी या सही पूर्वानुमान, भविष्यवाणी कहना ठीक नहीं है, पूर्वानुमान ज्यादा सही शब्द है। तो कितनी बार सही निकला है, तो ये हम निकालेंगे एक्सपेरिमेंट से। तो 125 बार सही निकला है और टोटल 150 बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया। 25 से भाग कर लो, 25 से आपका 5 बार में गया, 25 से 6 बार में गया, तो 5/6 ये आपका उत्तर आ गया। तो उनके सही होने की प्रायिकता 5/6, और किसी दिए गए दिन ये सही नहीं होने की प्रायिकता, तो उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, सही या गलत पूर्वानुमान। तो गलत पूर्वानुमान की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, तो गलत कितनी बार हुआ है, 25 बार है ना। 150 में से 125 घटा दो, कितनी बार गलत हुआ है, और डिवाइड कर लिया किससे, 150 से। ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। 100 150 में से 125 गए 25, और डिवाइड बाय 150, 25 से ये आपका 6 बार में गया, 1/6 आपका उत्तर। तो सही ना होने की प्रायिकता 1/6, सही होने की प्रायिकता 5/6, ये उत्तर आ गया।
इसी तरह एक सवाल और देखते हैं। इसमें कहा है टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती थी जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। एक कंपनी टायर बनाती है और उसके पास क्या होता है कि लोग टायर चेंज करवाने आते हैं, कि मेरी बाइक का या कार का टायर खराब हो गया, इसको चेंज कर लो। तो कंपनी ये चेक कर लेती है कि टायर कितना चला है ना। तो पता ये लगा कि 15 टायर ऐसे हैं जिनको 4000 किलोमीटर से भी कम वो चले हैं और उनको बदलना पड़ा। फिर 205 टायर ऐसे निकले जो लोग चेंज करवाने आए हैं, जो 4000 से 9000 किलोमीटर के बीच में चले थे। 330 टायर ऐसे निकले या 330 लोग ऐसे आए जिनको टायर बदलवाना है और उनकी गाड़ी चली है 9001 से लेके 14000 के बीच में। और 450 लोग ऐसे थे जिनकी गाड़ी या जिनका टायर 14000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुका था और उसके बाद टायर बदलवाना पड़ा। कंपनी ने डाटा रखा है। सारणी में ये 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं, वो ये रहे। यदि आप इस कंपनी का टायर खरीदते हैं तो क्या संभावना है कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले से बदलने की आवश्यकता होगी? कितना चांस है कि 4000 किलोमीटर चलने से पहले ये टैम हो जाएगा, 4000 किलोमीटर से पहले चलने से पहले ही ये खराब हो जाएगा? तो उसकी संभावना क्या हो गई? तो 4000 कम से पहले आपके 15 टायर खराब हो रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल 1000 टायर का डाटा है, तो ये 0.015 आ गया। तो देखो काफी कम चांस है ना, काफी कम चांस है कि आपको टायर 4000 किलोमीटर से पहले बदलना पड़े। इसी तरह दूसरा सवाल, ये 9000 किलोमीटर से अधिक चलेगा। देखो 9000 किलोमीटर से अधिक चलेगा, तो 9000 किलोमीटर से अधिक चलेगा तो 9000 किलोमीटर से अधिक कहां कहां चल रहा है? एक तो इसमें और एक इसमें, यानी कि 330 प्लस 450 डिवाइड बाय 1000, या इसको यहां पे लिख लेते हैं सेकेंड को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टायर 9000 किलोमीटर से ज्यादा चलेगा और ये कितनी आएगी? 9000 किलोमीटर से ज्यादा वाले एक तो ये है और एक ये है, ये भी याद रखना। हो सकता है कुछ बच्चे सिर्फ किसी को ले ले, गलत हो जाएगा। ये तो 9000 किलोमीटर से ज्यादा वाला है, तो 350 प्लस 450 डिवाइड बाय 1000, तो 0 5 और 3 8 4 और 3 7 डिवाइड बाय 1000, 0 से 0 100 से भाग करा 0.78। तो काफी चांस है, अगर 9000 किलोमीटर से ज्यादा चल गया है आपका टायर तो काफी चांस है कि आपको बदलवाना पड़ेगा। 0.78 इसके चांसेस हैं। तीसरा, 4000 किलोमीटर 14000 किलोमीटर के बीच कहीं भी कवर करने के बाद इसे बदलने की आवश्यकता होगी। 4000 से 14000 के बीच में, तो 4000 से 14000 के बीच में ये है आपका मामला, है ना? ये तो 4000 से 14000 के बीच में ये आपका सेकंड था। और तो प्रोबेबिलिटी फिर आप लिख लेना अपने हिसाब से, या ऐसे लिख लो, x बिटवीन 4000 से 14000। ओके, x का मतलब क्या है कि टायर को बदलने की जरूरत पड़ेगी। तो टायर को 4000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर के बीच में बदलने की जरूरत पड़ेगी, उसको हमने x बोल दिया। तो वो है आपका 205 प्लस 330 डिवाइड बाय 1000। तो 205 और 330 ये आपका हो गया 5, और फिर यहाँ पे 3 और 2 और 3 5 डिवाइड बाय 1000, तो 0.535।
इतना आ गया। तो लगभग आधा चांस है कि आपको टायर 4000 से 14000 के बीच में बदलना पड़ेगा। ओके, तो हो गया ये आपका। चलो अगला देखते हैं। इसमें कहा है मासिक यूनिट परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। बच्चों के एग्जाम हुए, क्लास में टेस्ट हुआ, तो एक बच्चे के ये नंबर आए हैं। तो अंग्रेजी में उसके 63 है %, हिंदी में 72% है, गणित में 71% है, सामाजिक में 65% है और विज्ञान में 78% है। पूछा इस डेटा के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि छात्र को एक यूनिट परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। अगर अगली बार उसका फिर से एग्जाम होता है तो कितना चांस है कि उसको 70% से ज्यादा नंबर मिलेंगे। ओके, तो 70% से ज्यादा वाला आपका ये वाला केस है, ये वाला केस है और ये वाला केस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अंक ग्रेटर देन 70%, तो वो हो जाएगा आपका 72 + 71 + 78, है ना, और डिवाइड बाय ये टोटल अंक कितने हैं, तो टोटल अंक आप लिख लो। तो टोटल अंक हैं आपके 63 + 72, नहीं ये आपके टोटल अंक हैं आपके, आपका टेस्ट कितने का हो रहा है, 100 नंबर का है ना, कि 100 नंबर के हैं, तो डिवाइड बाय 100, नहीं 100 के 5 हैं ये, तो 500। तो ये कितना हो गया, 2 और 1 3 और 8 और 3 11 की 1 हासिल लगी 1, 7 या 21 और 1 22, डिवाइड बाय 500। इसको 500 से भाग करने की बजाय 200 ऊपर नीचे गुणा कर लो, नीचे तो हो गया 1000 और 221 का 2 गुना 442, इसको 1000 से भाग करा तो 0.442, ये उत्तर आ गया, है ना। तो हो गया आसान सा सवाल। ऐसे अगला देखो, अगले सवाल में कहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी पर विचार करें जो एक कक्षा के 38 छात्रों का वजन देती है। ये हमारी एक टेबल है। हमने देखा कि एक क्लास में 38 बच्चे हैं और उनके वजन क्या क्या हैं। तो पता लगा कि 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन 31 से 35 किलो के बीच में है, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन 36 से 40 किलो के बीच में है, 15 बच्चे ऐसे जिनका वजन 41 से 45 किलो के बीच में, ऐसे करके पूरी हमने बारंबारता सारणी बना रखी है। सवाल क्या पूछा है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा में एक छात्र का वजन 46 से 50 किलो के अंतराल में है। तो 46 से 50 किलो का अंतराल ये रहा। तो किसी बच्चे का वजन 46 से 50 किलो के अंतराल में आएगा, इसकी संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ऐसे लिख लो, वजन 46 से 50 के अंतराल में है। तो वो हो जाएगा आपका 3 और टोटल बच्चे हैं 38। बस हो गया, इसको यहाँ पे लिखा छोड़ दो। दूसरा कहा है संदर्भ में 2 घटनाओं को बताइए जिसमें एक की प्रायिकता 0 है और दूसरे की प्रायिकता 1 है। ऐसी कौन सी घटनाएं होंगी इस केस में जिसकी प्रायिकता 0 है और दूसरी हमें बतानी है जिसकी प्रायिकता 1 है। प्रायिकता 0 यानी कि जो घटना हो ही नहीं सकती, और प्रायिकता 1 यानी कि जो घटना होगी ही होगी। तो चलो एक बात सोचते हैं, हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी बच्चा आपका 30 किलो से कम का नहीं है ना। तो अगर कोई ये निकालना चाहे इस बात की कितनी संभावना है कि वजन जो है बच्चे का 30 किलो से कम है, तो उसकी संभावना क्या है, 0। क्यों, क्योंकि एक भी बच्चा नहीं है ऐसा, 0/38 यानी कि 0। तो ये हमारा ये इसका हो गया प्रायिकता 0 वाला। और हम चाहते हैं कि वो घटना जिसकी प्रायिकता 1 हो
तो वो आप ले सकते हो। देखो हर बच्चे का वजन जो है, अरे बाप रे, ये तो 70 से 71 से 75 के बीच में एक बच्चा है। हर बच्चे का वजन आप ये कह सकते हो 100 किलो से तो कम है ही, है ना। तो वजन ले लेते हैं 100 किलो। तो 100 किलो से कम के कितने बच्चे हैं, सारे के सारे 100 किलो से कम के हैं 38, और टोटल बच्चे 38, 38 से 38 कट के बना दिया। तो सारे बच्चे आपके 100 किलो से कम के हैं। तो जरूरी नहीं आप 100 किलो लो, 120 किलो भी ले सकते हो, सारे बच्चे 120 से भी कम है। 500 किलो भी ले सकते हो, सारे बच्चे 500 किलो से कम के हैं। हालांकि 500 किलो का तो बहुत ही रेयर है चांस। चलो एक और सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहा है, एक संगठन ने यादृच्छिक रूप से 2400 परिवारों का चयन किया और आय स्तर और एक परिवार में वाहनों की संख्या के बीच संबंध निर्धारित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एक संगठन है, उसने ये देखा कि लोगों की जो आय है ना, आय का स्तर, उनकी इनकम और एक परिवार में वाहनों की संख्या, और उनके पास जो वाहन है, स्कूटर है, गाड़ी है, कार है, कुछ भी है, उनके बीच में संबंध क्या है। तो उन्होंने सर्वेक्षण किया। एकत्र की हुई जानकारी नीचे तालिका में सूचीबद्ध है। ये आपकी जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली कि ये आपकी मासिक आय है लोगों की, 7,000 से कम है कुछ लोगों की, कुछ की 7,000 से 10,000 के बीच में है, कुछ की 10,000 से 13,000 के बीच में है, कुछ की 13 से 16 के बीच में है, किसकी 16 से ज्यादा है। और उनके घर में वाहन क्या है, तो देखो किसी के घर में एक भी वाहन नहीं है, किसी के में एक है, किसी के में 2 है, और किसी के में 2 से ज्यादा है। तो ऐसे कितने परिवार हमें मिले जिनके घर आमदनी 7,000 से कम है और वाहन एक भी नहीं है। तो ऐसे 10 परिवार मिले। फिर कितने परिवार मिले जिनके आमदनी 7,000 से कम है और एक वाहन है, ठीक, तो ऐसे 160 परिवार मिले। फिर ऐसे कितने परिवार हैं जिनके आमदनी 7,000 से कम है और वाहन 2 हैं, तो ऐसे 25 परिवार मिले। और कितने परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 7,000 से कम है और 2 से ज्यादा वाहन है, तो ऐसा एक भी परिवार हमको नहीं मिला। ऐसी कोई फैमिली नहीं थी जिनकी इनकम 7,000 से कम हो और उनके पास 2 से ज्यादा वाहन हो। तो दिखता भी है साफ साफ, इतनी कम सैलरी में एक बंदा एक वाहन नहीं ले पाएगा, 2 से ज्यादा कैसे लेगा। बड़ी मुश्किल से 2 वाहन उन्होंने लिए होंगे किसी तरीके से। इसी तरह 7,000 से 10,000 के बीच में कितने परिवार हैं जिन पे एक भी वाहन नहीं है, तो ऐसा एक भी परिवार नहीं निकला, सबके पास है कोई ना कोई वाहन। कितने परिवारों के पास एक वाहन है, तो 305 परिवार निकले। कितने परिवारों के पास 2 वाहन है, ऐसे 27 परिवार निकले। तो इस तरीके से पूरी टेबल हम लोगों ने बना रखी है। तो टेबल पढ़ना आ गया, ज्यादा टफ तो नहीं है। आपका है, मान लीजिए एक परिवार चुना गया है, आपने रैंडमली एक परिवार को चुना, आपको नहीं पता परिवार कौन सा है, उसकी इनकम कितनी है, उनके पास वाहन कितने हैं, आपको कुछ नहीं पता। कहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 10,000 और 13,000 प्रति माह है, 10 से 13 के बीच में है, और उनके पास ठीक ठीक 2 वाहन है ना। तो आय कितनी होनी चाहिए, 10 से 13 के बीच में होनी चाहिए, तो 10 से 13 के बीच वाले ये रहे, और ठीक 2 वाहन होने चाहिए, तो ठीक 2 वाहन वाले 29 परिवार। तो इनको इनमें से कोई एक फैमिली आ जाए, इसकी प्रायिकता ये हो जाएगी 29 डिवाइड बाय टोटल फैमिली है 2400 है ना, ये वाला। तो हो गया ये सवाल, कुछ भी नहीं है, सारणी को पढ़ना था, आंसर आ गया। दूसरा कि परिवार की आय प्रति माह 16,000 रुपए या उससे अधिक है, 16,000 या उससे अधिक ये वाली है, और उनके पास ठीक ठीक एक वाहन है, तो ठीक एक वाहन आपका ये रहा। तो 579 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ठीक एक वाहन है और टोटल परिवार 2400 है, तो इसका ये उत्तर आ गया। और तीसरा, परिवार की आय 7,000 रुपए माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है, तो 7,000 से कम है, 7,000 से कम वाले ये रहे, और कोई वाहन नहीं है, तो कोई वाहन नहीं है, वो 10 परिवार है।
तो ये 10/2400। तो ये आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से सवाल करेंगे, ज्यादा टफ बिल्कुल नहीं है, इजीली हो गए, है ना। तो चलो अब जो है आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, फिर से मैं आपको बता दूं। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा दो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करो, मौज करो, मस्ती करो।